नमस्कार, मैं सृजन आप लोगों के समक्ष एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। आपने बार बार सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आज हम उसको समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है। यदि मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो जज ही करेंगे जज की नियुक्ति। जी हाँ, जज ही यदि जज की नियुक्ति करते हैं तो यही कहलाता है कॉलेजियम सिस्टम। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, जजेस को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जुडिशरी किस तरीके से है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। सबसे पहले हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। और इनके नीचे सिविल जज और मेट्रोपॉलिटन जजेस आते हैं। हमारे यहाँ जुडिशरी बड़ी यूनिफाइड है। यूनिफाइड कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ये सारे कोर्ट चलेंगे। जैसे यूएसए में क्या होता है, अमेरिका में, कि जो फेडरल कोर्ट है वो वहाँ के फेडरल कानूनों को पारित करता है, फेडरल लॉज के ऊपर काम करता है, और जो स्टेट का जो कोर्ट है वो स्टेट के लॉज को लेकर के चलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो यूनिफाइड है, इंडिपेंडेंट तो है ही, यानी कि कार्यपालिका से और विधायिका से हमारी न्यायपालिका अलग है। Our judiciary is independent from the legislature and executive। और इंडिपेंडेंट तो है ही, और साथ ही साथ ये यूनिफाइड भी है, एक साथ जुड़ी हुई भी है, ठीक है। तो इनके अपॉइंटमेंट की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 की मैं बात करूंगा, ठीक है। और आर्टिकल 217 की मैं बात करूंगा। आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की, वहीं आर्टिकल 217 बात करता है हाई कोर्ट के जजेस की के अपॉइंटमेंट की। देखिए 1973 तक, इस डेट को जरूर याद रखिएगा, 1973 तक जजेस की जो अपॉइंटमेंट थी वो सीनियरिटी बेसिस पे की जाती थी। जैसे जो सबसे सीनियर होगा वो क्या बन जाएगा, चीफ जस्टिस बन जाएगा, उसके बाद सारे जस्टिस बन जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट बना था, मतलब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और इस समय पार्लियामेंट ने एक चीफ जस्टिस रखा था जो मुख्य न्यायाधीश जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ 7 दूसरे जजेस रखे थे। कहने का मतलब टोटल 8 जज थे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। आज धीरे धीरे देखिए पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो अभी 2019 के अंदर 2019 में 34 जजों का प्रावधान कर दिया गया है। 34 जज मतलब एक चीफ जस्टिस और 33 दूसरे जज, ठीक है। तो उस समय टोटल 8 थे, अभी 34 का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जजेस की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 124 में है, और आर्टिकल 124 कहता है कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट नियुक्ति करेगा किसकी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और अदर जजेस की। और इस वर्ड को याद रखिएगा, किसके साथ कंसल्ट करके, मतलब किसके सुझाव से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के ही सुझाव से। कहने का मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ही क्या लिया जाएगा, सुझाव लिया जाएगा, ठीक है। और यदि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करनी है तो हाई कोर्ट के जजेस का क्या लिया जाएगा, सुझाव लिया जाएगा, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी सुझाव लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट मेन डिसीजन लेने वाला है। और बात याद रखिएगा, यही जो मुद्दा है फंसेगा और यही कॉलेजियम आएगा कि देखिए ये कंसल्टेशन यानी सुझाव, कंसल्टेशन यानी सुझाव, ये जो कंसल्टेशन या सुझाव है वो शुरुआत में प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्यकारी नहीं था, कॉन्करेंस होना जरूरी नहीं था। कहने का मतलब यदि हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कुछ कहते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उनका सुझाव मान भी सकता था और प्रेसिडेंट उनका सुझाव नहीं भी मान सकता था। और जनरली ये होता था प्रैक्टिस में कि जो भी सीनियर मोस्ट जज है उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता था और उसके बाद सारे जज बनाए जाते थे, ठीक है। ये चला 1973 तक। मैं इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि यहीं पे जेनेसिस है कॉलेजियम सिस्टम का, यहीं से कॉलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात करता है, और आर्टिकल 217 ये कहता है कि इसमें भी प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ में, और साथ साथ में क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट में होते हैं तो स्टेट के गवर्नर भी रहेंगे और हाई कोर्ट के जज भी रहेंगे, तो उनके सुझाव से, उनके कंसल्टेशन से किसकी नियुक्ति करेगा, हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भारत का सबसे
महत्वपूर्ण केस रहा है, जिसको हम कहते हैं केशवानंद भारती केस, जो कि कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत रही है, जिससे कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है, उसका जेनेसिस माना जाता है, उसको हम आप देखते हैं। तो देखिए कॉलेजियम का मतलब क्या है, कॉलेजियम का शाब्दिक मतलब यह है कि एक ग्रुप, एक प्रशासनिक ग्रुप या एक एडवाइजरी ग्रुप, कहने का मतलब एक ग्रुप जो बैठा हुआ है पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स का, उस ग्रुप को कॉलेजियम कहते हैं, ठीक है ना। एक पढ़े लिखे लोगों का या इंटेलेक्चुअल लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव या एडवाइजरी ग्रुप क्या कहलाता है, कॉलेजियम कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए इस कॉलेजियम की शुरुआत कहाँ से होती है, जेनेसिस ऑफ कॉलेजियम सिस्टम हम केशवानंद भारती केस में देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद जमींदारी सिस्टम और ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी जिसके द्वारा बहुत सारी प्रॉपर्टी कुछ हाथों में आ गई थी, ठीक है ना। और सरकार ने ये प्रयास किया, भूदान आंदोलन के माध्यम से, आपने सुना होगा विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन चला, जिसमें लोगों ने अपनी भूमि क्या की, सरकार को दान की, ताकि सरकार सभी में उसका प्रॉपर बंटवारा कर सके, इक्वल बंटवारा कर सके, बराबर बंटवारा कर सके। तो उसी सिस्टम के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति का अधिकार जो था एक मूल अधिकार था, अभी वो मूल अधिकार नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी एक मूल अधिकार है, इसको आप याद रखेंगे, उस समय एक मूल अधिकार था। अब केरला गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि केरला गवर्नमेंट भी लोगों की जमीन ले रही थी ताकि उसको बराबर बटांकन कर सके। तो यहाँ पे आते हैं केशवानंद भारती जी, ठीक है। तो केशवानंद भारती जी उस समय इडनीर मठ, केरला में एक मठ है इडनीर मठ, तो ये इडनीर मठ के क्या थे, प्रमुख थे। अब केरला की जो सरकार थी, केरला गवर्नमेंट जो थी, उसने क्या किया कि इडनीर मठ की भी जमीन ले ली इस प्रोसेस के अंतर्गत कि हम सबकी जमीन लेके बराबर बटांकन करेंगे। अब केशवानंद भारती जी थोड़ा बहुत कानून जानते थे, तो उनको पता था कि ये मूल अधिकार हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, और उसके अंतर्गत याद रखेंगे एक चीज रिट करके आती है, एक चीज, तो रिट के अंतर्गत क्या कर सकते हैं आप, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि स्टेट के द्वारा मेरे मूल अधिकारों का क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, ठीक है ना। और स्टेट करने का मतलब सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और यही किया केशवानंद भारती जी ने भी, और केशवानंद भारती जी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रीट पिटीशन लेकर के कि भैया मेरा राइट टू प्रॉपर्टी, मेरा संपत्ति का अधिकार मेरा मूल अधिकार है और इसको मुझसे छीना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में क्या करे, कुछ निर्देश दे। तो ध्यान से सुनेंगे, ये ऐतिहासिक केस माना जाता है, ये बड़ा ऐतिहासिक केस माना जाता है। और उसका कारण ये है कि ये केस 68 दिन तक इस केस की सुनवाई हुई थी, 68 डेज तक इस केस की सुनवाई हुई थी। टोटल जो है 703 पेज का जजमेंट आया था, 68 दिन तक इस केस की सुनवाई हुई थी, 703 पेज का इसका जजमेंट आया था। और भारत के इतिहास में पहली बार 13 जजेस की बेंच बैठी थी। जी हाँ, भारत के इतिहास में, बेंच कहने का मतलब नंबर ऑफ जजेस, जितने जज बैठते हैं कोई डिसीजन देने के लिए, तो यहाँ 13 जज बैठे थे ये डिसीजन देने के लिए कि ये जो मुद्दा आया है राइट टू प्रॉपर्टी का, संपत्ति के अधिकार का, उसमें केशवानंद भारती जी जीतेंगे या फिर स्टेट ऑफ केरला जिसके खिलाफ उन्होंने पिटीशन दायर किया था वो जीतेगा। तो 13 लोगों में से एक बहुत बढ़िया चीज़ ये हुई कि 7-6, जैसे हम देखते हैं गेम्स में 7-6 से जीत हुई, कहने का मतलब 7 शॉट इधर पड़े, सामने वाला 6 शॉट मारा, 1 शॉट से हार गया। तो वैसे ही केशवानंद भारती जी 1 जज एक्स्ट्रा से जीत गए, कहने का मतलब 7 लोगों ने उनके फेवर में जवाब दिया कि जी हाँ, जो सरकार है वो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट आपका छीन नहीं सकती है, चाहे कोई भी स्थिति हो। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्योंकि उस समय मूल अधिकार था, तो आपका मूल अधिकार नहीं छीना जा सकता है। तो इसके फेवर में, केशवानंद भारती जी के फेवर में किसने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। और 6 लोग जो थे ये इन्होंने सरकार के फेवर में डिसीजन दिया कि हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को भी छीना जा सकता है और राइट टू प्रॉपर्टी के तहत जो उनकी ज़मीन है उसको भी लिया जा सकता है बराबर बटांकन के लिए। तो देखेंगे ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था उस समय की तत्कालीन सरकार के लिए। उस समय माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी 1973 में, उसको ये डिसीजन बढ़िया नहीं लगा, स्वाभाविक सी बात थी। और ध्यान से सुनिएगा, इसी दौरान, अभी तक मैंने आपको बताया जो जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही थी सीनियरिटी के हिसाब से हो रही थी, इसी समय इस सीनियरिटी को ब्रीच किया गया।
इसी समय इस सीनियरिटी को ब्रीच किया गया। इन 6 लोगों में से एक अजय नाथ राय, जो कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आए थे, अजय नाथ रॉय, इन 6 लोगों में से जिन्होंने सरकार का सपोर्ट किया था, इनको चीफ जस्टिस बना दिया। अब चीफ जस्टिस बना दिया तो अच्छी बात है। दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है कि इनके पहले 3 इनके सीनियर और थे, जस्टिस ग्रोवर, ठीक है, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस शेलाट, 3 थे, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस शेलाट। ये 3 लोगों की सीनियरिटी को, मतलब ये 3 इनसे ज्यादा सीनियर थे, इनकी सीनियरिटी को ब्रीच करके इनको क्या बना दिया गया? पहली बार चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो इसको आज भी ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जो एग्जीक्यूटिव थी, जो कार्यपालिका थी, उसने जुडिशरी यानी न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या किया था? उसके अधिकारों का हनन किया था। भाई सीनियरिटी के हिसाब से चीजें चल रही थी, आपने कैसे 3 लोगों को ब्रीच कर दिया? इसे ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। देखिए ये चीज यही नहीं रुकी, ये आने वाले 1976 में जब इमरजेंसी लगी तो एक बार फिर ये चीज़ दोहराई गई। जस्टिस HR खन्ना सबसे ज़्यादा सीनियर थे, उनको चीफ जस्टिस बनना था, और इन्होंने, जस्टिस HR खन्ना का नाम आज भी जुडिशरी में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान ये एक अकेले थे। टोटल 5 लोगों की बेंच थी, उसमें ये एक अकेले थे जिन्होंने कहा था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीने की स्वतंत्रता भी इमरजेंसी के समय नहीं छीनी जा सकती। बाकी जजेस ने कहा कि ये भी छीना जा सकता है इमरजेंसी के समय, लेकिन जस्टिस HR खन्ना ने कहा कि जीने की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, इसको इमरजेंसी के समय भी छीना नहीं जा सकता। ये मूल अधिकार है, ये एक मानवता का मूल अधिकार है। तो इनको इसकी सजा भुगतनी पड़ी और उनकी सीनियरिटी को फिर से क्या किया गया? ब्रीच किया गया, यानी उसकी सीनियरिटी को हटा करके जस्टिस बेग को क्या बना दिया गया? भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब जब इतनी सारी चीजें हो गई तो अब कहीं ना कहीं देखिए कॉलेजियम सिस्टम जो है अपना सर उठा रहा था, और पहली बार अपन देखेंगे इसके बाद 3 जजेस के केस हुए, जिसको हम 3 जजेस केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 3 जजेस केस के नाम से जानते हैं। इनमें सबसे पहला, ये जो इमेज है ये इस तरीके से नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ये सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट जजेस केस। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या? फर्स्ट जजेस केस। तो फर्स्ट जजेस केस में सबसे पहले ये बात सामने आई कि आर्टिकल 124, और प्रॉपरली यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 124(2), ठीक है ना, अलग अलग सेक्शन होते हैं अनुच्छेद के। तो अनुच्छेद 124(2) के तहत ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा? कंसल्ट करेगा, यानी सुझाव लेगा। चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते समय या फिर और भी जजेस की नियुक्ति करते समय कंसल्ट करेगा, यानी क्या लेगा? सुझाव लेगा। किससे? बाकी जजेस से, ठीक है। तो इस फर्स्ट जजेस केस में 4-3 टोटल 7 जज बैठे थे इसमें, तो 4-3 से ये कहा गया, तब 4 लोगों ने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ सुझाव लेगा, ठीक है, और ये सुझाव उस पर बाध्यकारी नहीं होगा। कहने का मतलब कॉन्करेंस नहीं होना चाहिए। कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, मतलब बाध्यकारी नहीं होगा। जो ऐसा नहीं है कि जो जज बोल दिए कि इसको नियुक्त करना चाहिए वो उसी को नियुक्त करेगा, उसकी अपनी मर्जी, वो किसी को भी क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट जजेस केस जो 1982 में आया, जिसको SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से भी जाना जाता है, इस केस में 4 लोगों ने कहा, 4 लोगों ने ये फेवर किया कि जो प्रेसिडेंट है उस पर बाध्यकारी नहीं होगा जजेस का जो भी उनका सुझाव होगा, कि वो अपने मन से जजेस की नियुक्ति कर सकता है। अब इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय तक फिर से वही सीनियरिटी की बात हो रही है, जबकि 2 बार सीनियरिटी ब्रीच की जा चुकी है। एक बार अजय नाथ रॉय जी को बना दिया, एक बार बेग जी को बना दिया सीनियरिटी ब्रीच करके। तो अब यहाँ फर्स्ट जजेस केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट जजेस केस की डिमांड जो थी वो दोबारा वो मानी नहीं गई, वो गया कहाँ? सेकेंड जजेस केस में। वो कहाँ गया? सेकेंड जजेस केस में। तो अब 4 और 3 7 जजेस की बेंच थी, अब ये बड़ी बेंच पे गया, ये गया 9 लोगों की बेंच पे,
ये किसमें गया? 9 लोगों की बेंच में, जिसमें 7-2 से डिसीजन आया। और 7-2 से क्या डिसीजन आया, ध्यान से सुनेंगे। तो सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए एक चीज होती है क्या, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, या कोई भी कोर्ट है, ठीक, वो सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के जो पुराने डिसीजंस हैं उनको लेकर के क्या कर सकता है, फिर से डिसीजन दे सकता है। तो इस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत पुराने फर्स्ट जजेस केस को उठाया गया और कहा गया कि जो कंसल्टेशन है उसका मतलब कॉनकरेंस होना चाहिए, यानी जजों का सुझाव राष्ट्रपति पर क्या है, बाध्यकारी। जजों का सुझाव राष्ट्रपति पर क्या है, बाध्यकारी। अब ध्यान से सुनिएगा, जजों का सुझाव राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, मतलब राष्ट्रपति का काम सिर्फ नियुक्त करना है। जो जजेस ने कह दिया उनको ही क्या करना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा। मतलब अंडर हिज हैंड एंड सील, प्रेसिडेंट के अंडर हिज हैंड एंड सील तो नियुक्ति हो रही है जो आर्टिकल 124 में लिखा है, लेकिन मुख्य डिसीजन किसका है, मुख्य डिसीजन है जजेस का। और यही वो टर्म आती है जिसकी शुरुआत केशवानंद भारती केस से ही हो गई थी, कोलेजियम। किसकी? कोलेजियम। इस कोलेजियम में, इस सेकंड जजेस केस में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक चीफ जस्टिस होंगे और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। एक चीफ जस्टिस होंगे और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, और ये मिल करके क्या बनाएंगे, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप या कह लीजिए कोलेजियम बनाएंगे, जो कि प्रेसिडेंट को क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। और जो इस ग्रुप ने बोल दिया, जो इस ग्रुप ने बोल दिया, वो किस पे बाध्यकारी होगा, प्रेसिडेंट पे बाध्यकारी होगा, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए कोलेजियम सिस्टम को और आगे बढ़ाया गया, कहाँ, तो थर्ड जजेस केस में। कोलेजियम सिस्टम को और कहाँ आगे बढ़ाया गया, थर्ड जजेस केस में। एक आर्टिकल आप और याद रखिएगा, आर्टिकल 143। और आर्टिकल 143 ये कहता है कि देखिए आर्टिकल 124 से 147 ये भाग 5 में है। संविधान के 25 भाग हैं आज के समय में, उनमें से 5वें भाग में आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 से 147 की बात की जाती है। और ये जुडिशरी की बात करता है, भारत की न्यायपालिका की बात करता है, जिसमें 124 में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की बात। और इसी के अंदर आर्टिकल 143 आप देखिएगा, इसके अंदर जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, भारत के प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ चीज भेज सकते हैं दोबारा रिकमेंड करने के लिए। तो अब आर्टिकल 143 के अंतर्गत तत्कालीन प्रेसिडेंट ने क्या किया, उन्होंने सेकंड जजेस केस को रिकमेंड किया, फिर से कहा थर्ड जजेस केस 1998 में, और पूछा कि ये क्लियरिटी नहीं आ पा रही है इसमें कि कॉलेजियम का मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अभी और क्लियर कर दे। देखिए भारत का नागरिक होने के नाते मैं राष्ट्रपति और भारत की न्यायपालिका का पूरे तहे दिल से सम्मान करता हूँ, ये मेरा मूल कर्तव्य भी है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ी मोड़ी इस तरीके की चीज़ों का मैं प्रयोग करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी नहीं समझ में आया तो चलिए समझा देते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो है उसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा, अब 2 नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अब 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। अब 2 नहीं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, और ये जो बोल दिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये आपके ऊपर बाध्यकारी होगा। ये जिसको बोलेंगे उसको आपको चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा, उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, जज बनाना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है, कानून के तहत बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया गेम खेला यहाँ, ऐसा किया कि क्या कहा कि मान लीजिए ये 4 जो जजेस हैं इसमें से 2 लोग ने भी मना कर दिया कि नहीं 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 इसको नियुक्त नहीं करेंगे, तो उस सुझाव के लिए प्रेसिडेंट बाध्यकारी नहीं होगा। कहने का मतलब यदि 2 लोग भी मना कर दिए, ये 4 लोगों में से, एक चीफ जस्टिस 4 जजेस, इन 2 लोगों में से भी मना कर दिए कि नहीं इनका नाम नहीं भेजा जाएगा, तो प्रेसिडेंट को उसको नहीं मानना है। अरे प्रेसिडेंट कैसे मानेंगे, प्रेसिडेंट तो मान ही नहीं सकते, आप भेजे ही नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं एक शब्दों का खेल था, और इस शब्दों का खेल देखिए कॉलेजियम सिस्टम में किस तरीके से आया कि यदि ये 4 भी कहते हैं कि इसको एक पर्सन को इसको अपने को जज बनाना है, तो यदि चीफ जस्टिस मना कर दिए कि नहीं, तो भी
वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। तो इस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। कुल मिला के जजेस ही करेंगे अब जजेस की नियुक्ति। ये यहाँ पे साबित होता है कि प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, ये जो बोलेंगे, ये कॉलेजियम, ये ग्रुप, एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का जो आज भी चल रहा है ये कॉलेजियम सिस्टम, ये जो बोलेंगे प्रेसिडेंट को उनकी नियुक्ति क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अब इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके निगेटिव्स भी हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, न्यायपालिका के पास आने का। कहा तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब ये है कि संविधान संशोधन अधिनियम। जब भी संविधान में संशोधन होता है तो एक अधिनियम के माध्यम से होता है, जिसको अपन कहते हैं संविधान संशोधन अधिनियम। तो 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब आया था? 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने कहा कि अब एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा। कॉलेजियम वगैरह हमको समझ में नहीं आ रहा, इसमें आप चीफ जस्टिस रह जाओ, ठीक है ना, 2 आप क्या रह जाओ, सीनियर मोस्ट जजेस रह जाओ। लेकिन अब ये तो न्यायपालिका की तरफ से हो गया, जुडिशरी की तरफ से हो गया। एग्जीक्यूटिव की तरफ से यानी कि कार्यपालिका की तरफ से हमारे लॉ मिनिस्टर साहब रहेंगे, जिनको लॉ की क्या रहेगी, जानकारी रहेगी। और साथ में 2, अब वर्ड सुनिएगा, एमिनेंट पर्सनालिटीज। अब यहाँ सरकार भी बढ़िया बढ़िया शब्द यूज करे, एमिनेंट पर्सनालिटीज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब उनकी एमिनेंस कौन डिसाइड करेगा, मतलब उनको लॉ का नॉलेज है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेंगे? पीएम ही डिसाइड करें, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेंगे कि इनको वो 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज कौन सी होंगी। और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब विपक्ष के नेता को भी लेकर के आ रहे हैं। मतलब किसकी नियुक्ति करने के लिए? जजेस की नियुक्ति करने के लिए। मतलब सरकार विचारी कब हमारे हिसाब से क्या हो, नियुक्ति हो। ये 3 है तो हम क्या रहेंगे? 4 रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं क्या करेंगे? पलट वार करेंगे। देखिए, सरकार चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, न्यायपालिका या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को छीन नहीं सकती, क्योंकि न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के लिए एक सूटकेस है, तो मान लीजिए उसमें से एक बहुत बड़ा पिटारा निकाला था जो वो आजीवन जीवन पर्यंत यूज करते रहेंगे, जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का मूल ढांचा। अब ये क्या है संविधान का मूल ढांचा? इसको देखिए, कहीं भी संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, कहीं भी संविधान में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इवन ये जो कॉलेजियम लाया गया था, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कॉलेजियम शब्द का भी उल्लेख कहीं संविधान में नहीं है, याद रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आप एक कॉलेजियम लाया गया था, और जब उस कॉलेजियम को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना करके, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक नई चीज लाई, बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर में इन्होंने बहुत आम सी बातें की, बढ़िया सी बातें की। इन्होंने कहा कि देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का एक मूल ढांचा है। बोले हाँ है। सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब जो अलग अलग पावर दिया गया है, विधायिका को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, यह भी संविधान के द्वारा दिया गया है। यह भी क्या है? एक मूल ढांचा है। बोले हाँ। तो बोले तुम ये बना करके इन दोनों मूल ढांचों को क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो, इन दोनों मूल ढांचे को तोड़ रहे हो। और इसलिए ये आपका जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। इसको असंवैधानिक करार दे दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड करार दे दिया 10 महीने के अंदर ही। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, कौन से जजेस केस में? इसको कहा जाता है 4th जजेस केस, जिसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इन्होंने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। और इसके बारे में थोड़ा सा और जब हम जान लेते हैं तो हम देखेंगे कि 5 लोगों की, 5 जजेस की इसमें बेंच बनी थी। तो जस्टिस कहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस MB लोकुर और जस्टिस AK गोयल ने NJAC को क्या किया? रद्द किया। बस एक थे जस्टिस चमलेश्वर, जिन्होंने NJAC के फेवर में क्या किया? जजमेंट दिया। तो 1 2 3 4, तो यहाँ बाजी 4-1 से कौन जीत गया? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जो है अक्टूबर 2016 के आसपास ये प्रॉपर डिसीजन आया, और वहां से लेकर के आज तक कॉलेजियम सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं कि ये पॉजिटिव है कॉलेजियम सिस्टम की पॉजिटिव निगेटिव है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉलेजियम सिस्टम की पॉजिटिविटी देखेंगे। तो देखिए, भारत की न्यायपालिका में आज भी लोगों का क्या है, विश्वास है। फेथ ऑफ द सिटीजन्स इज इन द जुडिशरी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका में सबसे ज्यादा क्या मेंटेन होनी चाहिए, सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब उनकी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, तभी सही तरीके से वो डिसीजन देंगे। इसलिए जज ही यदि जजों की नियुक्ति कर रहे हैं तो वो उस लिहाज से क्या है, बढ़िया है। दूसरा जो मूल ढांचा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको भी ये क्या करता है, इंश्योर कर सकता है। ठीक है ना, और जो शक्तियों का बटांकन किया गया है, जो सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, जो भी एक क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको भी ये इंश्योर करता है कि न्यायपालिका में जब जजेस ही, उन लोग जजेस जो हैं वो कंपेटेंट हैं, मतलब वो इस लायक हैं कि वो जज की नियुक्ति कर सकते हैं। शायद कोई नेता या मंत्री उस लायक ना हो कि जज की नियुक्ति कर सके, वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की और जस्टिस की। तो ये कॉलेजियम सिस्टम में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का क्या था, डिसीजन था, और इसके माध्यम से सिक्रेसी मेंटेन हो रही है, इंडिपेंडेंस मेंटेन हो रही है, सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन हो रही है, और कंपेटेंट लोग जो हैं, कॉलेजियम मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप, तो कंपेटेंट और इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप, बुद्धिजीवियों का ग्रुप ही क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, जो बड़े बड़े डिसीजन दे सकता है। और बहुत अच्छी बात भी है कि वे जो जज हैं वही कंपेटेंट हैं जजेस की नियुक्ति के लिए। ये कॉलेजियम सिस्टम के पॉजिटिव में कहा गया था। अब सबसे बड़ी बात नेगेटिव अपन देखते हैं। तो नेगेटिव यदि अपन देखें तो सबसे पहली बात कि ये सिस्टम बड़ा ओपेक है, यानी ओपेक है मतलब इसके अंदर देखिए कोई भी चीज यदि पर्दे में रहे तो वो क्या हो रहा है उसके अंदर आप नहीं जान सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें भी गुंजाइश रहती है कि इस चीज की परेशानी की कि जजेस जो नियुक्ति कर रहे हैं तो वो आप सीनियरिटी के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं। जैसे सरकार ने गलती की थी वैसा जजेस भी तो गलती कर सकते हैं। वही कॉलेजियम है, कॉलेजियम अपने हिसाब से भी तो डिसीजन ले सकता है, तो कहीं ना कहीं इसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो ये बड़ी ओपेक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि किसी जज की सीनियरिटी को छोड़ करके दूसरी जज की सीनियरिटी को दिया जाता है तो वो उसकी भी योग्यता पर सवाल उठाती है कि क्या वो जज इस योग्य नहीं था, और यदि योग्य नहीं था तो क्या तीन जो ब्रांचेस होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो क्या कार्यपालिका और विधायिका को यह देखने का पावर नहीं है कि क्या गलत हो रहा है। न्यायपालिका ही डिसाइड कर रही है कि न्यायपालिका के अंदर ही जजों की नियुक्ति कैसे की जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट था जो बड़ा निगेटिव पॉइंट है, जो इस प्रोसेस को ओपेक बनाता है। ठीक है, जो योग्यताओं पर सवाल भी उठाता है यदि किसी सीनियरिटी को ब्रीच करके किया जाए। तो ये इसके पॉजिटिव और निगेटिव हैं। पर कुल मिला के बात ये है कि अब आज के समय में अगस्त 2021 में देखिए, अगस्त 2021 में प्रेसिडेंट जो कोविंद थे, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं महामहिम राष्ट्रपति, उस समय प्रेसिडेंट कोविंद जी ने 9 नए जजेस की नियुक्ति को ओके कर दिया, यानी हाई कोर्ट में है अभी वो जजेस, जल्दी वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो जहां मैंने आपको बताया था 34 लोगों की जगह है, वो 33 लोगों की जगह अब क्या हो जाएगी, इनके आने के बाद फुल हो जाएगी, एक जज की संख्या ही बचेगी। ठीक है ना। और यदि अभी प्रेजेंटली बात करें अपन, तो अभी प्रेजेंट के समय में 29 जज हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 28 जो हैं दूसरे जज हैं। उसमें एक चीफ जस्टिस और उनके बाद 4 जो सीनियर हैं वो मिलकर अभी कॉलेजियम बनाते हैं, और कॉलेजियम ही क्या करता है, डिसाइड करता है हाई कोर्ट्स की या सुप्रीम कोर्ट्स की नियुक्ति का। ठीक, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव तो सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेजियम के पास समय की बहुत कमी है, क्योंकि उसके पास केसेस ही इतने सारे हैं कि समय की कमी उसके पास नियुक्ति करने के लिए। तो क्या वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा। और यहीं आती है क्या सन्नी पाजी की तारीख पे तारीख, यानी हमारे भारत के पेंडिंग केसेस। ठीक है, आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जो थे, उन्होंने कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी कि 4.5 करोड़ केस भारत के न्यायालयों में पेंडिंग, 4.5 करोड़ केस। इनमें से 71,000 केस जो हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मतलब इस मामले में थोड़ा बहुत ठीक है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा पूरे भारत में पेंडिंग केस है। ठीक है, तो लॉ मिनिस्टर साहब ने
डेटा दिया है कि 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। मतलब कहीं ना कहीं जजेस की नियुक्ति प्रॉपरली होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, और हमें और ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है जो हमारे सिस्टम को, हमारी 130 करोड़ 140 करोड़ की जनता को न्याय दिलवा सकें, उनको प्रॉपर समय से क्या दिलवा सकें। अब सोचिए, इतनी बड़ी जनता के लिए आज मात्र जो है 29 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो एक जज के ऊपर यदि आप केस का रेशियो लेंगे तो 4.5 करोड़ केस पेंडिंग होना ये लाजमी सी बात लगती है। तो आज भी सन्नी पाजी कह रहे हैं कि तारीख पे तारीख दी जा रही है। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसका? वे फॉरवर्ड यही है कि आने वाले समय में कॉलेजियम सिस्टम को मजबूत किया जाए, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई जाए। जैसे आजकल यूट्यूब पे डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की जो आप प्रोसीडिंग्स है उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, कोर्ट नंबर 1 कोर्ट नंबर 2 में। तो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट अपनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा है, तो कॉलेजियम सिस्टम में भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए, और उस लिहाज से जो सरकार है उसको भी कंधे से कंधा मिला करके न्यायपालिका के साथ चलना चाहिए जजेस की नियुक्ति में, ताकि जो पेंडिंग केसेस है हमारे यहाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाए। और चलिए मैं अपने टॉपिक का अंत करता हूँ। आशा है आप सभी को बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कॉलेजियम सिस्टम और पेंडिंग केसेस भारत के। बहुत बहुत धन्यवाद अरपा परिवार की ओर से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।